जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो की तरफ से मैं दोबारा हाजिर हूँ और आज दोबारा फिजिक्स के लेक्चर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेक्चर के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। और फिजिक्स के अंदर ये लेक्चर बुनियादी तौर पर हमारे पास तीन ही हिस्सों में डिवाइड होगा। पहले कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे कैपेसिटर क्या होता है, और फिर इसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू उसको डिस्कस करेंगे जो एंटी टेस्ट के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका पार्ट ये होगा कि इसमें डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन या पोलराइज कैपेसिटर को देखा जाएगा और लास्ट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज का ख्याल रखें कि मेरा जो चैनल है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि आपकी इन्हीं की वजह से इसी जद्दोजहद जो मेरी जद्दोजहद चल रही है, मुझे इसमें मोटिवेशन हासिल होती है। चलें लेक्चर का स्टार्ट शुरू करते हैं। देखिए, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसको चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कहते हैं। कैपेसिटर में हमारे पास चार्ज स्टोर होता है और मुख्तलिफ डिवाइसेस इसकी मदद से, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ऑपरेट हो सकती हैं। जैसे पंखा है, चार्ज स्टोर होने की वजह से पंखा चलता है, ठीक है ना। तो उसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं। अच्छा, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करती है और चार्ज हमारे पास यहाँ पे क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। और वो चार्ज, सवाल किया जा सकता है कि चार्ज कहाँ पे स्टोर होता है। तो ये बात याद रखें, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। प्लेट्स पर चार्ज, तो प्लेट्स पर चार्ज मौजूद होता है लेकिन ये स्टोर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। अब हमारे पास जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया है वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं वो हमारे पास मेटल की बनी होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, मेटल्स की बनी होती है, ठीक है। कैपेसिटर हमेशा किसी न किसी मीडियम के अंदर मौजूद होगा। वो मीडियम हमारे पास एयर हो सकता है, वो मीडियम हमारे पास वैक्यूम हो सकता है। उस मीडियम के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक प्लास्टिक को रख सकते हैं, रबड़ को रख सकते हैं, इंसुलेटर को रख सकते हैं। अगर तो वो मीडियम ही हमारे पास मेटल का होगा तो हमारे पास जो इसके एप्सिलॉन नोड है, उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारी जो है, एक तो परमिटिविटी है वैक्यूम फ्री स्पेस की, एक परमिटिविटी आपके पास आती है जिसको आप कहते हो मोस्टली ई आर कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। वो हमारे पास होती है बेसिकली जो मटेरियल है जो आप एज अ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, ये उस पर डिपेंड करती है। देखिए, हमारे पास एक कैपेसिटर है, जरा इसकी उसको स्टडी करते हैं। इसमें चार्ज फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यू क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है। नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है। दो प्लेट्स हैं, सेपरेट की गई डिस्टेंस डी की वजह से। प्लेट का एरिया है एक प्लेट का एरिया है ए। दरम्यान में कोई डायरेक्टिव है, इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी आ सकती है, इसको आप ई आर कहते हो, ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारी जो हमारी कैपेसिटर है उसकी कंस्ट्रक्शन। देखो, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके दरमियान क्या एग्जिस्ट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो हमने ये पढ़ा है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली रेशियो है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्टेंस के हिसाब से। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप बैटरी और बॉटल वी के साथ कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, और जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्रिएट होता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाती है हमारे पास। अब जो चार्ज स्टोर्ड इन प्लेट्स होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी है उसकी आप कहते हो उसकी वो कितना है, कितना मैयर किया गया। तो जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी का प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को सप्लाई करते हो उतना ही चार्ज उसके अंदर फ्लो करता है। दोनों का आपस में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। ये हमारे पास जब ये असल में बेसिकली गलत लिखा गया, ये इक्वल टू आता है यहाँ पे, ठीक है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करते हो तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी जो साइन को खत्म करते हो तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको कहते हो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बताता है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके। अब कैपेसिटेंसेस आपके पास
माइक्रोफेरेड्स के अंदर, ठीक है, या आप ये माइक्रोफेरेड्स हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास नैनोफेरेड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली वैल्यूज इसके अंदर, इन वैल्यूज के अंदर रेंज करती है, ये स्मॉल वैल्यूज होती है, ठीक है, इसको आप स्मॉल वैल्यूज में मेजर करते हो, स्मॉल प्रीफिक्सेस लगाते हो इनके साथ। अब हमने कहा कि कैपेसिटेंस को अगर आप अलहदा कर लो Q इज इक्वल टू सीबी के बारे फॉर्मूले से, तो हमारे पास कैपेसिटेंस है इज अ रेशियो बिटवीन द चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी। फर्दर ऑन, कैपेसिटेंस कम या ज्यादा होना डिपेंड करता है कि प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना कम कैपेसिटेंस हो सकता है। कीपिंग द एरिया एंड एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। देखो ये कैपेसिटेंस बेसिकली क्या, अगर आप कैपेसिटेंस को देखो ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी कि कैपेसिटर आपको अगर 10 माइक्रोफैरड का मिलेगा तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि आप उसको 8 माइक्रोफैरड कह दो, नहीं। कैपेसिटेंस बेसिकली जो ये रेशियो बताता है वो है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अगर आपके पास चार्ज हाफ होगा तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपके वोल्ट भी हाफ होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो ये कहते हैं कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट कंजर्व रहता है, ठीक है। ये पॉइंट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ये जो कंजर्व रहता है इसकी वजह क्या। अब आप एक चीज कर सकते हो, अगर तो आप कहते हो कि मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ ओरिजिनल वोल्टेज से, तो उसके लिए आपको एक चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि आपके पास चार्ज की जो अमाउंट है वो सेम रहनी चाहिए। आप क्या करते हो, हमेशा हमेशा जब आप वोल्टेज और कैपेसिटेंस के दरमियान रिलेशन को स्टैब्लिश करते हो, तो आप क्या कहते हो, आप जो चार्ज होता है ना उसको कांस्टेंट एज्यूम करते हो, कि आप ये तस्वुर कर लेते हो कि मेरे पास जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसका इनवर्स रिलेशन है हमारे पास वोल्टेज के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तो वोल्टेज बढ़ा देते हो तो आपके पास कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाती है। अगर आप कहते हो कि इस बात को मुझे ग्राफ के थ्रू समझाओ, तो मैं ग्राफ है, मैं एक्स एक्सिस पे आपका वो ले देता हूँ, वोल्टेज ले देता हूँ, और वाई एक्सिस पे आपकी कैपेसिटेंस ले देता हूँ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। और कोई भी ग्राफ के अंदर आप ग्राफ को जब स्टडी करते हो तो यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली वन थिंग, आपको आप स्लोप के अंदर इंटरेस्ट होते हैं। देखो स्लोप क्या होता है, बेसिकली तो tan थीटा है, और वो कहता है y ओवर x। तो y ओवर x होता है c डिवाइडेड बाई v, तो वो इक्वल होता है आपके चार्ज के। अब वो जब चार्ज के इक्वल होता है तो आप ये जो कर्व्स है ना ये हमेशा बताती हैं कि चार्ज क्या है, ठीक है, ये हमेशा चार्ज को शो करती हैं, ठीक है। ये कर्व्स का आपको जो शो करती हैं, ये कर्व्स बेसिकली चार्ज को शो करती हैं, जिसको आप अज्यूम कर चुके हो कि वो आपके पास कांस्टेंट है। अच्छा, ये हो गई है थोड़े मैथमेटिकल रिजल्ट्स। अच्छा, अब एक चीज आपसे पूछी जा सकती है और एक चीज आपसे ग्राफिकली आपको वो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। देखो हमने रिलेशन स्टडी किया वोल्टेज और कैपेसिटेंस का तब जब हमारे पास चार्ज था कांस्टेंट। अब आपको कहता है कि ये आपके पास वही ग्राफ है, नीचे आपके पास वोल्टेज है और ऊपर आपके पास कैपेसिटेंस है, और आपके पास कर्व्स तीन है। एक ये कर्व है, ठीक है, ये आपके पास क्या चीज है, Q1 है। ये जो सेकंड है आपके पास क्या चीज है, Q2 है। और ये थर्ड आपके पास क्या चीज है, Q3 है, ठीक है। वो आपके पास, देखो, अब डिपेंड करता है कि आपके पास किस कर्व के नीचे एरिया ज्यादा है। देखो Q3 जो कर्व है उसके नीचे एरिया कम है, Q2 के नीचे उससे थोड़ा ज्यादा, और Q1 का जो एरिया है, एरिया बीनीथ द Q1 वो सबसे ज्यादा है। तो आपको ये बात समझ है कि स्लोप वो ज्यादा होगी जिसके अंडर एरिया ज्यादा आ रहा है, तो Q1 यहाँ पे ग्रेटर होगा Q2 के, और Q2 यहाँ पे ग्रेटर होगा हमारे पास Q3 के, ठीक हो गया। तो ये बात है कि जो ग्राफिकली आपसे वो अंडरस्टैंड या आपको अंडरस्टैंड करवा सकता है या पूछ सकता है। अच्छा,
अब मैंने यहाँ पे ये क्यों कहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्स है, यानी कि जितना आप डिस्टेंस बिटवीन द दो प्लेटों के दरमियान बढ़ा देंगे उतनी आपके पास कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। एक बात अंडरस्टूड रखें, कोई भी आप अगर आपने क्वांटिटीज जैसे अगर रिलेशन साबित करना किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, जैसे कांस्टेंट्स के साथ, जैसे कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है, तो उस फॉर्मूला के अंदर आपको कुछ चीजों को कांस्टेंट तस्वीर करना पड़ेगा, तब आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो कांस्टेंट का किसी दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ प्लेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और आपका एप्सिलॉन नॉट भी वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है, तो अब आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो कैपेसिटेंस का विद द डिस्टेंस। और अगर आप डिस्टेंस को सेम रख लो, तब आप एरिया को अगर बढ़ाना चाहते हो प्लेट्स को, तो तब आप कैपेसिटेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया कह सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको डी को कांस्टेंट कहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि दो कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी से रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो वो किन सूत्रों में हो सकता है। अब कैपेसिटेंस बेस का जो यूनिट है वो है बेसिकली फैरेड। फैरेड क्या बताता है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस साबित कर दूं, जैसे कि अगर ये इसके साथ मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, और ये मैंने इसका बैटरी लगा दी है विद द प्लेट्स। तो मैंने प्लेट से बैटरी को लगाया है, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो किया, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पॉइंट से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जब ये हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा और मैं पोटेंशियल डिफरेंस वी वॉट्स दे दूंगा, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर रहेगी हमारे पास आएगी 0.5। हम कूलम को लिख सकते हैं एम्पेयर सेकंड। तो सिंपलीफाइड यूनिट्स क्या होते हैं इसके कैपेसिटी फैरेड के, एम्पेयर इनटू सेकंड्स पर वोल्ट्स। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूँ बीच में, कोई इंसुलेटर रख देता हूँ। कैपेसिटेंस के केस में अगर आप कोई इंसुलेटर को इंसर्ट कर देते हो बिटवीन द प्लेट्स, तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। आपका आपके अंदर ई नॉट जो पहले स्पेस में था, अब आपने कोई मीडियम रख दिया तो उसका अपना एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इतनी चीज जो आपके पास है वो क्या हो गई, वो आपकी होती है कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नॉट इन अ फ्री स्पेस है और मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक के डालने से जो आपकी कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर के अंदर वो इंक्रीज कर जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप चार्ज को सेम रखते हो मैंने बताया, तो आप कैपेसिटेंस का वोल्टेज के साथ रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हो। अब वो कहता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखो तो आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। उसको स्टडी करते हैं। देखो, अगर तो मैं चार्ज को कांस्टेंट रखता हूँ, ये हमारे पास कांस्टेंट मैं तस्वुर कर लेता हूँ, तो मैं रिलेशन स्टेब्लिश कर सकता हूँ कि अगर तो मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास कम हो जाएगी। अब इसे चार बातें हम सीख सकते हैं। देखो, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखता हूँ तो पीछे हम रिजल्ट डिस्कस करके आ रहे हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द जो होगी ना मीडियम, वो हमारे पास इक्वल होगी एप्सिलॉन नोड मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। के डाइलेक्ट्रिक को एंटर करने के बाद आपकी जो मीडियम की जो कैपेसिटेंस है, मीडियम की डालने की वजह से कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू बढ़ गई है बाय द फैक्टर ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये बात अंडरस्टूड होगी कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो इंक्रीज करती है। अगर तो मैं चार्ज को सेम रख दूं और मैं कैपेसिटेंस इंक्रीज ही कर गई है मेरी, तो एक बात याद रखने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी तो आपके पास जो हमारे पास वो होगा, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा कम। तो इससे एक बात तो समझ जाए कि जो आपका जो मीडियम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा कम। तो यहां से मैं एक ऑब्जर्वेशन बना सकता हूँ, तो जो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यू टू मीडियम, उसको मैं कहता हूँ वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वैक्यूम डिवाइडेड बाय फैक्टर एप्सिलॉन ड्यू टू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है।
तो आपकी कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हुई डाइलेक्ट्रिक के डालने की वजह से, लेकिन आपका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर। अच्छा, अगर तो आपका पोटेंशियल ही डिक्रीज कर रही है, तो मैंने बताया था कि जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट होती है तो अगर उसका फॉर्मूला देखा जाए तो वो इक्वल होता है नेगेटिव डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप कर रहे हो इन अ केस ऑफ द अगर आप कैपेसिटर उसको पढ़ रहे हो। अच्छा, अगर तो अच्छा, अब ये हमारे पास क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी हमारे पास स्केलर है, तो ये नेगेटिव साइन की कोई अहमियत ना हुई। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन की क्या कोई हमारे पास अहमियत ना हुई, क्योंकि नेगेटिव साइन तो तब सिग्निफिकेंस करता है फिजिक्स के अंदर कि जब आपके पास वेक्टर हो, तो ये तो स्केलर है। अच्छा, हमने क्या है कि हमारे पास जो मीडियम के डालने से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो डिक्रीज कर, अगर तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया तो हमारे पास क्या होगा, मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। अब जरा इसका फॉर्मूला और मैथमेटिकल देखें। ठीक है, तो बात वही आ जाएगी कि हमारे पास जो मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ड्यू टू मीडियम इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वैक्यूम डिवाइडेड बाय ई आर। तो दो चीजें आपकी कम हो जाएगी कैपेसिटेंस के बढ़ने से। अच्छा, जब आपका चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ रही है, ठीक है, तो एनर्जी, वैसे एनर्जी के ऊपर मैं इंशाल्लाह लेक्चर डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है कि आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स है, बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर जब आप इसको कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखते हो, कैपेसिटेंस और चार्ज की फॉर्म में, तो कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एनर्जी से। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी और आपकी एनर्जी क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ये चार ऑब्जर्वेशन, एक ही देखो, एक ही फिनोमेना बड़ा है और चार नई बातें हैं। इसे कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि जो ओरिजिनल हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर थी जब वो वैक्यूम में था, सी वी वैक्यूम, तो हमारे पास 10 माइक्रो फेरेड थी। मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो क्या हुआ, हमारे पास जो मीडियम का जो कैपेसिटेंस थी, सी मीडियम, वो ओरिजिनल के 4 गुना कम हो गई, यानी कि 10/4। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी, अभी हमने पढ़ा है कि वैसे तो मीडियम की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो अब इसका फॉर्मूला देखो कि मीडियम की कैपेसिटेंस बढ़ गई है एक रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय वैक्यूम। ओरिजिनल हमारे पास वैक्यूम की क्या 10 माइक्रोफैरड थी वैल्यू, मीडियम के डालने की वजह से मीडियम इंसर्ट जब हो गया तो उसकी वैल्यू होगी 10/4। अब बताओ एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से सॉल्व कर ले, 10 से कैंसिल को 1/4 0.25। Which of the following is true about E regard इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कांस्टेंट। अगर आप कहती हो कि मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप कांस्टेंट कह लेते हो तो इसका मतलब ये है, अगर इसी को ही आपने कांस्टेंट कह दिया है, वैसे तो इस फॉर्मूले से पता लगता है कि आपके जो डिस्टेंस, अगर तो ये कांस्टेंट है तो क्या है कि अगर तो आप इसको डिवाइड कर देते हो, अगर समझो ये डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होता है, ठीक है, तो अगर आप ये कांस्टेंट कर देते हो तो अगर तो पोटेंशियल में चेंज आएगा तो आपके डिस्टेंस में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट मानोगे, इसको कांस्टेंट मान दिए, अगर तो मैं कह देता हूँ कि वो प्रेशर डिफरेंस ही कांस्टेंट है बीच में, तो फिर आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर मैंने ई को ही कांस्टेंट कह दिया तो आप इनका डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है बी और डी के दरमियान, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप डी को बढ़ाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल भी 2 गुना हो जाएगा, और अगर डी को डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल भी 2 गुना डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में अगर ई को कांस्टेंट कह दिया जाए तो वो कहता है कि
इन बातों में से कौन सी बात सही है? पोटेंशियल इंक्रीज करेगा विद द डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर आप पोटेंशियल डिक्रीज यानी कि पोटेंशियल कुछ फैक्टर से डिवाइड होगा तो आपका पोटेंशियल भी डिवाइड होगा। और अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो हमारा डिस्टेंस भी नहीं चेंज होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ। कहते हैं एक पॉजिट्रॉन को दूसरे पॉजिट्रॉन की तरफ लाओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? एक बात याद रखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका वो एग्जिस्ट या पैदा होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, जो कि मैं वर्क डन करूंगा पूरे सिस्टम में। देखो जब आप दो पॉजिट्रॉन को पास लाते हो, पॉजिटिव चार्जेस दो पॉजिट्रॉन को जब आप पास लाते हो तो वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिपल्शन क्रिएट होती है। अब जब रिपल्शन क्रिएट हो रही है और मैं इसके ऊपर वर्क डन करता हूँ, इसके ऊपर वर्क डन करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, तो ये क्या है, ये अगेंस्ट द सिस्टम जा रही है। क्योंकि दोनों में तो रिपल्शन हो रही है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती करीब ला रहा हूँ। तो जब मैं इसको करीब लाऊंगा, एक्सटर्नल वर्क करूंगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि ये वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप रिपल्शन का केस है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अगर अट्रैक्शन का केस है आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब वो कहता है कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास थी इतनी। ठीक है, अब आपने ग्लास प्लेट एज अ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दी, आपका क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो। देखो जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डालते हैं किसी भी उसके अंदर, मतलब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, हमने एक बात की थी, कैपेसिटेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है तो इसकी इक्वेशन में क्या होता है कि जो मीडियम जो होता है ना हमारे पास, मीडियम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वैक्यूम डिवाइडेड बाय अ फैक्टर ई आर। तो आपके पास जो वैक्यूम के अंदर वैल्यू है वो है 5, मीडियम डाला तो ओरिजिनल वैल्यू का 1/8 हो गया, यानी कि 5/8 हो गया, तो हमारे पास ई एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई 8। तो आपका जो आंसर क्या होगा, इधर तो इंक्रीज था और इधर क्या आता है, आता है 8। कहते हैं ये वैसे मिलिकन ऑयल ड्रॉप के साथ इसका ताल्लुक है, लेकिन कहते हैं 64 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक सेम साइज के और इक्वली और सिमिलरली चार्ज के थे, अगर आप उनको यूनाइट करके एक बड़ा ड्रॉप डाल दो, एक बड़ा ड्रॉप बना लो, तो आपका पोटेंशियल किस फैक्टर से चेंज होगा। देखो ये है कि एक बड़ा ड्रॉप को आपने बनाया, आपने 60 आपने छोटे छोटे ड्रॉप्स लिए, उनका चार्ज साइज और चार्ज सेम था। वैसे तो इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन हो सकती है इसकी, इसके पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे एंटी टेस्ट में इतनी लंबी बातों में नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी शॉर्टकट्स में जाएंगे। अब इनको मिला के हमने एक बिगर ड्रॉप बनाया। अब एक बात याद रखो, जब आप स्मॉलर ड्रॉप से एक बड़ा ड्रॉप बनाते हो तो जो आपका पोटेंशियल है ना, वो जिस फैक्टर से चेंज आता है उसके अंदर, वो फैक्टर होता है n2/3 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल, जितने पोटेंशियल उसका पहले था। तो ये बात याद रखो, जब स्मॉल ड्रॉप से बिगर ड्रॉप्स बनता है तो आपके जो पोटेंशियल है, जो बिगर ड्रॉप का वो जब बनता है तो आपको ओरिजिनल पोटेंशियल से आपका उस ड्रॉप करने के बाद वो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। तो फैक्टर क्या है, n2/3, और n क्या, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। मेरे पास 64 ड्रॉप्स थे, जब मैं 64 ड्रॉप्स की पावर करूंगा 2/3, तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो पोटेंशियल तो इतने फैक्टर से चेंज होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो बिगर पोटेंशियल था वो बढ़ जाएगा 8 गुना, जितना जब वो स्मॉल ड्रॉप्स थे उनका पोटेंशियल था। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे कैपेसिटेंस बताओ, तो कैपेसिटेंस के अंदर वो फैक्टर क्या आ जाता है, वो होता है n की पावर 1/3। तो अगर 64 ड्रॉस हैं तो ये आपका आंसर आएगा 4। तो इन दैट केस आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बिगर ड्रॉप की, अगर आप इसको दो प्लेट्स में ले आओ तो 4 गुना इंक्रीज होगी जितनी स्मॉल में थी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद
कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्स वाई प्लेन था उसमें, यानी कि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्रिएट हुई थी जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही थी। अच्छा, अब वो कहता है कि वो लाइंस डिस्क्राइब, देखो लाइन को आप हमेशा डिस्क्राइब करते हो किसी इक्वेशन के साथ, तो ये आपको इक्वेशन दे दी। अगर वो कहता है कि पॉइंट आपका नीचली रेस्ट पे है जिसके अंदर आपका बाई कोऑर्डिनेट आप वो एक्स लाइन के ऊपर पड़ा होगा, तो बताओ क्या वो मूव करेगा। देखो पॉइंट अगर आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखते हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होने का मतलब है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कांस्टेंट। तो अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती है तो ये तो नहीं हो सकता कि चार्ज मूव ना करे, चार्ज बिल्कुल मूव करेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और ये ऑप्शन डी भी एक इनसफिशिएंट है कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल जरूरी है और ये इंफॉर्मेशन बता रही है कि मूवमेंट हो रही है, तो लिहाजा डी भी गलत हो गया। अब सवाल ये है कि वो जो पॉइंट है वो या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या सर्कुलर लाइन। देखो ये डिसाइड करेगा उसकी मूवमेंट इक्वेशन। अगर तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो तो उसकी डिग्री वैसे ही वन होती है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन हो सकता था। लेकिन ये इक्वेशन में गौर करो क्वाड्रेटिक, और ये इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, तो आपका चार्ज इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो आपको चार्ज मूव करेगा अलोंग द सर्कुलर लाइन। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज कैपेसिटर के बारे में। इंशाल्लाह इसका पार्ट वन और पार्ट टू आएगा, तब तक के लिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे, बुक रीडिंग करें, और आपसे मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।